आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैफ गज़नवी है और जैसा कि आप जानते हैं ये अक्टूबर का मंथ है एंड इट इज़ वेरी स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस नॉट ओनली in this podcast but worldwide. It is a very, very important disease to talk about, especially when it involves the main female, the female section of a family who, if gets affected, when gets affected, then affects the whole stability and balance of the family. We have a very, very important person with us today. He is someone who has very slowly created a huge trust within the female environment for coming to them for to get guidance for such a disease. And before, I mean, going into detail, I think I let him give all the details. I would like to welcome उमर आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अस्सलामुअलैकुम शुक्रिया जी। आने का आपका। बहुत शुक्रिया जी आपके बुलाने का। तो उमर, आप सीईओ हैं पिंक रिबन के एंड यू हैव बीन वर्किंग इन दिस business for, would you call it a business? It's an organization? It's an organization, It's an it's a charity, organization. not a... And essentially, when did you establish it? ये जी पिंक रिबन को पाकिस्तान में हमने 2004 में शुरू किया और इसको शुरू करने की वजह ये थी कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से ख़ातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है पाकिस्तान में, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके अलावा जो शरह अमवात हैं, क्योंकि हमने देखा कि ज़्यादातर ख़वातीन जो हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट करती हैं वो 3rd स्टेज और उससे ज़्यादा के ऊपर रिपोर्ट करती हैं, जबकि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता, और अगर वो अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए तो इसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 90% से ज़्यादा होते हैं। तो यही वजह है कि यही एक आइडिया था पाकिस्तान में पिंक रिबन को शुरू करने का, कि ये जो बहुत सारी कीमती जानें हैं इनको बचाया जा सके, अवेयरनेस दे के कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोज किया जा सकता, उसके सिम्टम्स क्या हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है। सो दिस हैज़ बीन द मेन थीम ऑफ पिंक रिबन। And why did you think about working for this particular section? So I was a youth activist doing lots of different things, और मेरी एक कोलीग जो हैं शी was diagnosed with breast cancer. तो दो शी केम फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, और जो भी पाकिस्तान में बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो वो शी इनफैक्ट थॉट ऑफ स्टार्टिंग दिस, क्योंकि जब वो ये बताती थी कि जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मेरे राइट लेफ्ट पे ऐसी ख़वातीन बैठी होती हैं जिनका कैंसर जो है वो फंगेट कर रहा होता है, यानी कि वो इतना ज़्यादा लेट स्टेज होती है जिससे कि उसमें फंगस पड़ गया, उसमें से पीप निकल रही है, वो इतनी स्मेल के आप उसके साथ नहीं बैठ सकते। तो इस तरह की सिचुएशन, और हज़ारों ख़वातीन इस तरह की। तो ओरिजिनली शी थॉट ऑफ इट, और क्योंकि मैं काफ़ी वॉलंटरिज्म और एक्टिविज़म में था तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं उनको सपोर्ट करूं टू डिज़ाइन एंड डेवलप दिस इनिशिएटिव। तो मेरा शुरुआत तो इसमें इस तरह से हुई, और उनको री अकरेंस हो गई ब्रेस्ट कैंसर की, शी कुडंट सर्वाइव। तो उस वक्त तक आई वॉज क्वाइट इन्वॉल्व, और मैंने ये देखा कि ये कितना बड़ा इशू है। और फिर जो सबसे तकलीफ़देह बात थी वो ये थी कि उस वक्त तक कोई और इसके ऊपर बात नहीं करता था। हमारी जो लॉन्च थी वो हमने इनफैक्ट कराची से की, और इट वाज सो डिस्टर्बिंग कि जितने मीडिया चैनल्स थे दे ऑल ब्लैक्ड आउट ऑन इट, कि दे सेड कि जी ये जो बी वर्ड है ये तो हम टीवी पे ले ही नहीं सकते। तो दैट्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड दिस कैंपेन। और इनिशियली बहुत सारे साल जो थे वो
सिर्फ इस बात को हाईलाइट करने के थे कि ये कितनी बड़ी डिज़ीज़ है, इससे कितनी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और इस पे बात करने से कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। हर लेवल पे हम शुरू में जब हमने सोचा कि हम अपना यूथ प्रोग्राम शुरू करें, तो मैं लाहौर के एक बड़े प्रोग्रेसिव कॉलेज में गया, उनकी बड़ी प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल थी और आई वाज शॉक्ड कि शी इवन रिफ्यूज्ड कि जी हम इस इशू के ऊपर जो है वो इस पे सेशन नहीं कर सकते, अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो दैट वाज हाउ, मतलब इतना एक आई थिंक हमारी इस जर्नी का जो बहुत सारा शुरू के साल हैं वो सिर्फ इसी बात में रहे कि हम कैसे इस इशू पे कहीं से बात शुरू करें। That's quite unfortunate that वेरी you're अनफॉर्चुनेट। suffering. एक मतलब एक बीमारी, हाँ, और अगर हमें तकरीबन कोई 15 इयर्स लगे सिर्फ इस बात पे आने पे कि हम बात कर सकें, तो आप देखेंगे हम इस सालों में कितनी कीमती जानें ज़ाया हुई और वो जानें सारी बचाई जा सकती थी। क्योंकि अगेन जितने भी कैंसर हैं उन सब में ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसके जो सिम्टम्स हैं वो एक्सटर्नल होते हैं और वो अर्ली डिटेक्ट किए जा सकते हैं। और अगर अर्ली डिटेक्ट हो, अब दुनिया में कुछ और मुल्क भी ऐसे हैं जहाँ पे कि ब्रेस्ट कैंसर हमारी तरह ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है हमसे। हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है क्योंकि अगेन अवेयरनेस नहीं है। फिर अवेयरनेस के साथ और इश्यूज़ भी हैं। हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी हैं, किसी भी ऐसी चीज़ पे बात करना जो औरत से रिलेटेड हो वो इशू होता है हमारे यहाँ, और ऐसी बात जो वुमेन सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो मतलब ये सब मिलजुल के एक ये टॉपिक जो है ये एक इंतहाई डिफ़िकल्ट टॉपिक रहा इतने साल, और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि हम शायद पॉइंट ज़ीरो पे आए हैं कि एटलीस्ट चलें हमने बात करनी शुरू की है। हमारी जो 20 साल की एफ़र्ट है उसके बाद अब वही मीडिया जो ब्लैकआउट कर रहा था, अब वो आप देखेंगी कि अक्टूबर में बहुत सारे चैनल्स रिबन भी लगा रहे हैं, इस पे बात भी कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग, बट स्टिल अभी सिर्फ बात होनी शुरू हुई है, अभी हमें इससे बहुत आगे जाना है। वसाइल की भी तो कमी होती होगी ना। देयर आर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव, जो मेरी जितनी जानकारी है और शायद गलत भी हो सकती है, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब आप जाके इसकी असेसमेंट कराते हैं या लैब में कोई बायोप्सी कराने जाते हैं, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, राइट? बिल्कुल, जितना देखें अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो एक सिंपल सर्जरी से जान बचाई जा सकती है, लेकिन जो ये लेट होता है फिर उसमें कीमो इन्वॉल्व है, फिर उसमें रेडिएशन इन्वॉल्व है, वो ये सारे प्रोसीजर जो हैं ये तकलीफदेह भी हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। सो यही वजह है कि हमें कोई मतलब ये अवेयरनेस फैलाने का मकसद ही ये है कि हम अपनी यंग बच्चियां, ख़वातीन जो हैं उनको बताएं कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको जब हों तो उनको उसको सीरियस लेना चाहिए और फौरी तौर पे उसको आगे जो है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है, जो कि एक फ़र्स्ट स्टेप है अर्ली डायग्नोज करने के लिए। अब देखें उसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, उस पे आपको कुछ ऐसा नहीं करना। यूट्यूब पे और बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे भी उसकी डिटेल अवेलेबल है कि हाउ टू डू सेल्फ एग्जामिनेशन। सो वो फर्स्ट स्टेप है। 16 साल से ऑनवर्ड जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन रिकमेंडेड है। फिर ये है कि 30 से ऑनवर्ड जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन ज़रूर करवाना चाहिए, और 40 ईयर से ऑनवर्ड जो है वो 2 साल में एक दफ़ा मेमोग्राम जो है वो ज़रूर कराना चाहिए। सो ये बड़े सिंपल स्टेप्स हैं फॉर अर्ली डिटेक्शन। और इसके अलावा अगर कोई सिम्टम किसी को महसूस हो किसी भी स्टेज पे, किसी भी एज पे, तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं वेलकम बैक इसलिए कहूँगी क्योंकि मैंने ब्रेक लिया था बीच में। आई वॉन्ट द पिंक रिबन दैट आई हैव बीन गिवन बाय उमर एंड ही हैज ब्रॉट मेनी मोर, सो
फ्रेंड्स ऑफ माइन जिनकी मेरे तक रसाई आके ज़रूर लेके जाइए. Umar, let's get back to what we were speaking about. Um, one thing that I was watching a lot. I was stalking you a lot. आपके जितने भी interviews मैंने देखे उसमें you were talking about a lot of statistics that seem to be about the women of Pakistan, and I'm kind of wondering. I've been talking to doctors and other researchers also, and it is to my knowledge. And they're all medically related. So उनके कहने के मुताबिक तो हमारे पास जो भी रिसर्च है वो बाहर की आई हुई है, मतलब इट्स नॉट पाकिस्तान की रिसर्च नहीं है वो. तो मैं उनसे भी ये सवाल करी थी कि फिर कैसे आप लोगों ने ये सोचा कि कैसे ट्रीट किया जाए, और उस पर भी हम बातें हैं. ये 2 सवाल मैंने आपसे एक्चुअली कर लिए, पर मैं फोकस करती हूँ. तो जो आप अपनी रिसर्च जिसके बारे में जो स्टैटिस्टिक्स आप बताते हैं, where are they coming from? देखिए, एक तो ये है कि मेडिकल में जैसे कोई डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना जी ब्रेस्ट कैंसर के, कि जी एक सर्जरी है, ऑन्कोलॉजी है, रेडिएशन है, पैथोलॉजी है. अच्छा, वो ये है कि जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी फील्ड में तो एक्सपर्ट हैं, बट वो एक सर्टन फील्ड को देख रहे हैं और वो एक सर्टन एरिया में पेशेंट्स को देख रहे हैं. अगर कोई कराची में एक हॉस्पिटल में है या वो साथ कोई और एक प्राइवेट जॉब कर रहा होगा. अच्छा, हमें ये एक्सपोजर है क्योंकि हम पिछले 20 साल से कैंपेन रन कर रहे हैं, और हमारी कैंपेन जो है वो कराची से पेशावर तक है, नेशन वाइड कैंपेन है. प्लस ये है कि वी आर पार्टनर्स विद लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एट द फेडरल लेवल, एट द प्रोविंशियल लेवल. वी आर पार्टनर्स विद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन. अब शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि एटॉमिक एनर्जी जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा कैंसर मैनेजमेंट का सिस्टम रन करता है. अच्छा. यानी जैसे कराची में जो किरण हॉस्पिटल है सफूरा गोट में, ये एटॉमिक एनर्जी का हॉस्पिटल है. कराची में JPMC में एक और सेंटर है एटॉमिक एनर्जी का, जामशोरो में है, नवाबशाह में है. सो उनके कोई 18-19 सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में. तो सबसे बड़ा जो कैंसर मैनेजमेंट का जो सेटअप है पाकिस्तान में वो एटॉमिक एनर्जी के पास. अब जो स्टैटिस्टिक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एटॉमिक एनर्जी के स्टैट्स हैं, क्योंकि दे हैव द बिगेस्ट कैंसर मैनेजमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान एंड फॉर मोर देन आई थिंक 50 years. अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रेस्ट कैंसर है, वो जो ओवरऑल कैंसर है पाकिस्तान में उसका 38.5% है. अब ये अगेन ये गवर्नमेंट के स्टैट्स हैं. हैविंग सेड दिस, वैसे ये है कि पूरी दुनिया में कैंसर रजिस्ट्री होती है, और वो कैंसर रजिस्ट्री का काम ये है कि वो ये देखते हैं कि कौन सा कैंसर कितना है, किस एरिया में है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो प्लान करते हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टेटिस्टिक्स जनरली भी बहुत सारी चीज़ों पे, शायद ये जो कोविड का जो सेटअप था, ये शायद वाहिद ऐसा सेटअप था जिसमें कि स्टैट्स बहुत एक्यूरेट थे, बहुत उस पर काम हो रहा था. वरना अदरवाइज़ अब जिस भी चीज़ में जाएँ तो स्टैट्स बड़े मुश्किल है. कैंसर रजिस्ट्री पाकिस्तान में नहीं है. पिंक रिबन ने 2005 में भी एफर्ट की, एक ट्रायल कैंसर रजिस्ट्री बनवाई, बट इवेंचुअली फिर ये है कि क्योंकि हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, तो अब हम प्रोविंशियल लेवल पे ये एडवोकेसी कर रहे हैं कि जो प्रोविंसेस हैं उनके पास कैंसर रजिस्ट्री होनी चाहिए. उससे हमें एक तो हमें बेसिक नंबर्स पता है, वो तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कैंसर रजिस्ट्री का फ़ायदा ये होगा कि हमें ये पता लगेगा कि शायद कोई ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पे ये इशू ज़्यादा है, कोई ऐसा एज ग्रुप है. और जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तो शायद एक जो प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हेल्थ पॉलिसी को शायद उस तरह फॉर्म नहीं किया जा सकेगा. तो लेकिन ये जो आपकी कि जी लोकल स्टेटिस्टिक्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल हैं.
बहुत सारी लोकल रिसर्चेज अवेलेबल हैं, बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम अभी भी हो रहा है, बिल्कुल ये चीज़ें लोकली अवेलेबल हैं। तो आप लोग वैसे जो आप कह रहे हैं कि ये बात अब प्रोविंशियल उसमें चली गई है, उनके सेटअप में चली गई है, यू गाइस जो आप लोगों की टीम है वो बैठती है उनके साथ जाके एंड डू दे क्रिएट जो भी वो थिंक टैंक क्रिएट कर रहे होते हैं, पॉलिसीज क्रिएट कर रहे होते हैं, डू यू हैव अ से इन दैट बिकॉज यू गाइस आर एन इम्पोर्टेंट फाउंडेशन नाउ? जी बिल्कुल, हम फेडरल लेवल पे भी काफ़ी अरसे से प्रोविंशियल लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसी मेकिंग में शामिल रहे हैं, और अभी भी इस वक्त भी हम 2-3 लेवल पे एडवोकेसी कर रहे हैं। एक्सेस टू हेल्थ केयर, क्योंकि ठीक है अवेयरनेस, जब से हमने कैंपेन शुरू की हमारे पे हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फील करते रहे कि हमने सिर्फ एक डर क्रिएट नहीं करना, बल्कि ये भी देखना है कि ख़वातीन जो हैं अगर उनको कोई सिम्टम महसूस होता है तो उन्होंने कहाँ जाना है, उनको एक्सेस टू हेल्थ केयर भी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मुस्तकिल अभी इस वक्त भी एज वी स्पीक हम मुख्तलिफ लेवल के ऊपर, बल्कि केपी ने तो ये कमिट भी किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है उसके लेवल पे मैमोग्राम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और यही चीज़ हम बाकी जगह पे भी कर रहे हैं। पंजाब में जितने टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक जो है एक ऑलरेडी हमने भी मिलके किया है, और के ऊपर बात हो रही है, काम हो रहा है। सो इस तरह डिफरेंट लेवल के ऊपर एडवोकेट, फिर ये है कि जैसे फूड अथॉरिटीज़ के साथ, वो चाहे फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दुनिया में प्रूवन हैं, जो कैंसरस हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स, केमिकल्स, एडिटिव्स, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, वो अभी भी हमारे यहाँ यूज़ हो रहे हैं। उसके ऊपर हम एडवोकेसी कर रहे हैं कि उन चीज़ों पे, क्योंकि वी डोंट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। जब एक चीज़ एफडीए ने 15 साल की रिसर्च के बाद ये साबित कर दी कि ये कैंसरस है, तो फिर हमें तो 15 साल मज़ीद नहीं चाहिए उस पर वेट करने के लिए। So you're kind of working towards a ban on those? Exactly. हमने सुप्रीम कोर्ट से भी 2 दफ़ा सुओ मोटो इस पे नोटिस किया कुछ चीज़ों पे। फिर इसके अलावा जैसे ड्रग्स बहुत एक्सपेंसिव है, हम उस पे गवर्नमेंट के साथ इंगेज हैं कि हम ये देखें कि कैसे टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीज़ों को कम किया जा सकता है, ताकि किसी भी तरह जो कैंसर मेडिकेशन है, ट्रीटमेंट है, इसकी प्राइस कम की जा सके। तो मतलब मुख्तलिफ लेवल के ऊपर हम काफ़ी होलिस्टिक वे में एडवोकेसी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ इंगेज हैं। Well, congratulations, you guys have also set up a hospital. जी, for this. we are setting up Pakistan's first dedicated breast cancer hospital. ये स्पेशलाइज करेगा सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में। कुछ बीच में क्योंकि कोविड की वजह से कुछ 2 साल सिचुएशन काफ़ी चीज़ें बंद रहीं, तो थोड़ा हमारा प्रोजेक्ट डिले हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट हो गया, उसमें क्लिनिक ऑलरेडी नवंबर से चल रहा है। अभी हमने रिसेंटली अल्ट्रासाउंड जो है वो शुरू कर दी है, और एज वी स्पीक मैमोग्राम हमारी जो है इस वक्त फिक्स हो रही है, इंस्टॉल हो रही है। तो गुड न्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक स्पेशलाइज सेंटर होगा, मॉडल सेंटर होगा, एंड वी प्लान के वंस इट्स कंप्लीट एंड अप एंड रनिंग तो हम इंशाल्लाह इसको रेप्लिकेट करेंगे और शहरों में भी इंशाल्लाह। आप लोगों ने अभी एक और भी चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, एंड वी कैन एडिट इट आउट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, बट आई वांट टू से this introduction that you did was a special kind of bra for the breast patients, breast cancer patients. जी, वो आइडिया ये है कि जो बिल्कुल ऐसी ख़वातीन जो पढ़ लिख नहीं सकती, उनके लिए ये प्रोडक्ट डिज़ाइन की गई, और वो इस तरह है कि उसके अंदर हमने पिक्टोरियल प्रिंट किया है हाउ टू डू सेल्फ एग्जामिनेशन, और उसकी जो फ्रंट साइड है उस पे
हमने ऐसे टच पॉइंट्स इम्पोज किए हैं जहाँ पे टच करके लंप को चेक किया जाए। ब्रिलियंट। आइडिया ये है कि एक ऐसी खातून जो बिल्कुल पढ़ लिख नहीं सकती, उसको भी ये जो मैसेज है उस तक भी पहुंच सके। तो आप लोगों ने सो इट मस्ट बी अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्टिंग ब्रा देन, यू नो, अगर जो बंदी पढ़ लिख नहीं सकती फिर उसके हिसाब से। जी बिल्कुल। और हमने तो इसको अभी जो इनिशियली जो टेस्ट या ट्रायल किया वो हम तो जो एफ्लुएंट खवातीन है उनको ही कह रहे हैं ना कि आपके डोनेट करें अपने इर्द गिर्द की खवातीन को। राइट। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, बिकॉज अगर आपने इन्हीं लोगों को टारगेट करना है तो उनके पास तो इंटरनेट की भी रसाई नहीं होती ना, इनको तो मोबाइल भी नहीं। लेकिन हमने देखिए बहुत सारी ऐसी इनोवेटिव चीज़ें करने की कोशिश की। जैसे इस वक्त आप देखेंगे आपके फ़ोन के ऊपर बेल जो है उस पर सेल्फ एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट कैंसर का मैसेज आ रहा है। अब ये विद कर्टेसी ऑफ PTA ये अब इतना फार रीचिंग मैसेज है कि जब लास्ट ईयर की पहली दफ़ा हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने बताया कि जी हमने तो इसको सुनने के बाद जो है वो अपनी बेगम को या अपने घर में मेमोग्राम कराया या डॉक्टर के पास लेके गए। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमें मिली जिन्होंने कहा जी कि पहली दफ़ा जब मैंने बेल सुनी तो उसके बाद मैं मेमोग्राम कराने गई और मुझे लंप डायग्नोज हो गया। तो ये एक अब ये बहुत सारे ऐसे तरीके अब कोशिश करते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुंच सकें। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम जो है इसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड कराया क्योंकि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो ग्रास रूट लेवल पे बेस्ड होती हैं। दे कैन बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक गांव में एक खातून के लिए। तो इस तरह की वी कीप ऑन ट्राइंग। फिर हमारा बहुत एक्सटेंसिव यूथ प्रोग्राम है। हम हर साल तकरीबन 200 से ज़्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में क्रॉस पाकिस्तान जाते हैं। उसमें बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी जाते हैं। उस पर भी हमने देखा कि वो एक बड़ा सक्सेस मॉडल है क्योंकि जब हम एक बच्ची तक रीच आउट करते हैं तो वो एक हाउस होल्ड होता है। क्योंकि वो बच्ची जब वो एक फ्लायर अपने घर लेके जाती है तो वो अपनी माँ को, बहन को, खाला को, पुप्पो को, तो इर्द गिर्द बहुत सारी खवातीन तक वो मैसेज पहुँचता है। सो प्रिवेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन के हवाले से तो पिछले 20 साल से पिंक रिबन का पूरा फोकस इसी चीज़ के ऊपर रहा। और ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी एक छोटा सा सेटअप पिंक रिबन ने खुद भी बनाया है और गवर्नमेंट के साथ मिलके हम नेशनल लेवल पे बहुत सारी जगह पे बहुत सारी इंटरवेंशंस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आल्सो आई वाज रीडिंग अबाउट योर फाउंडेशन। It's a foundation, right? जी, it's a trust. It's a trust. जी। So जो उसकी definition या description थी उसमें कहा था it's a self-relying जी trust. बिल्कुल, क्योंकि हम कोई फॉरेन फंडिंग नहीं लेते। सो एक जो अल्हम्दुलिल्लाह पिंक रिबन की सक्सेस है वो ये है कि एक ऐसा टॉपिक जिस पे कि बात करना मुश्किल था उसको हम नेशनल हेल्थ एजेंडा में लाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ हमने एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म बनाया और उसी के अंडर हमने ये जो हॉस्पिटल है ये आज एक सॉलिड फॉर्म में उसका लैंड है, उसकी बिल्डिंग है, उसकी इक्विपमेंट है और ये सब वॉलंटियर की कोशिशों से और पब्लिक फिलैंथ्रोपी से। इट्स ऑल लोकल मनी, इट्स ऑल पाकिस्तानी मनी। हमने आज तक कभी किसी इंटरनेशनल डोनर से कोई फंडिंग नहीं ली और ये एक सक्सेस स्टोरी है और लोगों के लिए एक मॉडल है कि जी हमें अपने लोगों के लिए कोई अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा बाहर से ही एड लेनी पड़े। हम एक इंडिजिनस इशू के ऊपर सब मिलके लोग भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो आप जिस तरह आपने शुरू में कहा कि अवेयरनेस ही करने में आपको इतने साल लग गए, तो जब आप किसी से ये गुफ्तगू करते थे कि भाई सपोर्ट करें, तो क्या उन तक भी अवेयरनेस पहले पहुंचानी जरूरी होती थी या ये लोग खुद आते थे आपके पास कि लेट अस हेल्प यू? नहीं, ये तो इतना आसान हो, काश इतना आसान होता। मतलब कराची की भी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स बहुत सारे इधर हैं। हाँ। तो मैं बहुत साल हर साल बड़ा रेगुलरली यहाँ आके
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाता था और उनको इस इशू के बारे में बताता था, तो वो मतलब एक ये स्ट्रगल रही, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रांड्स जो इंटरनेशनली पिंक रिबन को सपोर्ट करते थे, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत साल उन्होंने नहीं ऐसा किया, क्योंकि उनको लगता था कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, कहीं फायर बैक ना कर जाए, कहीं उनकी प्रोडक्ट जो है उस पर कोई इशू ना आए। सो ये बहरहाल एक डिफ़िकल्ट जर्नी थी। और लेकिन देखिए, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी जो है ना, हमें बड़ी आदत है कि हम कहते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी ख़राब है। अच्छा, लेकिन कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हाँ चलो, मैं कोई एक चीज़ सही करने की कोशिश करता हूँ। चेंज, अब मैं ये मानता हूँ कि हाँ, ये बहुत मुश्किल सफ़र था, लेकिन एक बंदे ने शुरू किया, उसके साथ बहुत सारे और लोग आए, और आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं बहुत सारे ऐसे लम्हे जब शायद मैं क्विट कर जाता, इतना मुश्किल था, बार बार मुश्किल था, लेकिन ये कि मतलब आज मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैं मतलब अल्लाह मियाँ यहाँ तक लेके आया, और एक बंदा चेंज ला सकता है। हाँ, आपको मुस्तकिल मिजाज होने की ज़रूरत है, आपकी प्लानिंग बेहतर होने की ज़रूरत है, और ये कि हम हर वक्त दूसरों पे ब्लेम डालते रहें, वो तो बहुत आसान है। लेकिन आई थिंक हम सबको ये देखना है कि मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, या मैं कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये जो आपने अपनी जर्नी की बात की, उसमें जो मुश्किलात आई, ये एक और भी हजरत थे जिनसे मैं बात करी थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जब हम ख़वातीन से पूछते हैं ना कि क्या मुश्किलात आई, तो उनकी बड़ी एक इमोशनल वो होता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है। और फॉर मेन इट्स वेरी लाइक, हाँ मुश्किल थी पर फिर चलते रहे, आगे चलते रहे। आई एम रियली क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाट इज़ दैट थिंग दैट व्हेन यू रियली at the point of giving up, then it kind of just motivates you to stand up again. You say you're going to do it and you're going to keep on doing it. वो जो मुस्तकिल मिजाजी आप कह रहे हैं, उसको स्पर्ट करना दोबारा से, उसका स्पार्क दोबारा से लेके, वो क्या चीज़ आपके लिए होती थी? देखिए, वो यही मतलब बहुत दफ़ा जो एक एक आई वुड से कि वो एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी, वो यही कि मतलब एक ऐसी चीज़ जो मैं अपने लिए नहीं कर रहा। एंड आई हैव बीन अ वॉलंटियर, ये पूरे जो सफ़र है मेरा, ये इट्स बीन अ वॉलंटियर वर्क। मेरा कोई इससे कोई फाइनेंशियल नहीं है, बल्कि मैंने तो आई वुड से कि अपना जो मेरा जो फैमिली बिजनेस है, वो बहुत सफ़र हुआ, क्योंकि मैं बहुत टाइम जो है वो इस पे इतने साल दिया। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन के एक ऐसी चीज़, एक ऐसा इशू जिस पे बात करके हम ख़वातीन की जान बचा सकते हैं, और फिर हम इर्द गिर्द देख रहे हैं। अच्छा, फिर हमें कॉल्स आती थी ख़वातीन की जो बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में। तो वो जो आई थिंक वो जो पेशेंट्स जो जिनसे हम इंटरेक्ट करते थे ना, उनकी जो मिजरी थी, वो फिर इस बात पे वापस लेके आती थी कि नहीं, ये कोई ऐसी चीज़। देखिए, मेरे लिए जब हमने शुरू में फंड रेजिंग शुरू की, I've been the only son, a very privileged son, तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था डोनेशन की बात करना। लेकिन फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मतलब मैं कॉज़ के लिए काम कर रहा हूँ, और मैं डोनेशन एक कॉज़ के लिए मांग रहा हूँ। पहले मैं खुद दे रहा हूँ, मैं अपना टाइम भी डोनेट कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो फिर ये जो वो जो था ना, जो ऐसे ऐसे लम्हे जब ये होता, जब फ्रस्ट्रेशन होती थी कि नहीं बस बहुत हो गया, फिर वो ये जो पेशेंट्स हैं ना, जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स, और उनकी जो मिजरी है, वो फिर ये मतलब ये नहीं सोचने देती थी। फिर ये होता था कि नहीं, मतलब गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो वो बहरहाल फिर ये कि कुछ छोटी सक्सेसेस मिलनी शुरू हुई, जैसे हमारा यूथ प्रोग्राम HEC के साथ शुरू हो गया, वी बिकेम पार्टनर्स विद HEC। उससे एकदम हमारा
स्कोप बहुत मल्टीप्लाई हो गया। HEC ने मैंडेटरी कर दिया सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को अवेयरनेस प्रोग्राम रन करने का। तो इस तरह फिर छोटी छोटी सक्सेसेस से वो फिर थोड़ी सी होप मिली कि नहीं, मतलब ग्लास जो है वो आधा खाली नहीं है बल्कि आधा भरा भी हुआ। सही सही। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड how closely do you work with, I mean, I know you're, आप एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा होंगे, बट शुरू में was it easy, I mean, was it like you who was physically going into the sector and giving awareness? Yes, you had a team and then you started कि तुम यहाँ चले जाना, तुम यहाँ कर लेना, I'll take care of this. लेकिन क्योंकि जब हमने शुरू किया एक बड़े छोटे से स्केल से शुरू किया, अच्छा हमारी जो सक्सेस है उसकी एक जो रीज़न और है वो ये है कि हमने इसको इस तरह हमेशा रखा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत कम थी, क्योंकि हमें फंड्स भी नहीं मिलते थे और काम भी करना था। तो अगर हम बहुत कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते तो उसको रन करना जो है वो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी। तो वो फिर मॉडल ऐसा था कि मैं तो अभी भी अपने बहुत सारे कोलीग्स के साथ ये हंसता हूँ कि देखो ये एक तो मैं ऑनररी CEO हूँ, उसके अलावा मैं CEO के साथ साथ कहीं पे हम जब जाते हैं किसी काम के लिए तो मैं डब्बे भी उठा के ले जाता हूँ, मैं वहाँ जाके सेटअप भी उनके साथ लगा लेता हूँ। तो मैंने कहा जी मैं तो मल्टीपर्पज़ जो है ना वो मैं ड्राइवर भी कभी बन जाता हूँ, तो मैं तो कभी डाक भी देने चला जाता था। तो वो तो मतलब तो ये एक, क्योंकि देखिए जब आप एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं ना तो फिर उसमें फिर ये नहीं है कि फिर आप मतलब आपने वो एक मिशन एकम्प्लिश करना है, तो उस मिशन के लिए फिर आपको जो करना है फिर वो सब कुछ उसका पार्ट है। और आई थिंक क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ हो, जितना बेहतर हो, रिसोर्सेज कम थे इसलिए हमेशा कोशिश ये रही कि जी जो काम किया जाए बेहतरीन तरीके से किया जाए। उसके लिए फिर बहरहाल खुद जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, आज तक मैं 20 साल पहले भी और आज भी मुझे कभी कोई इस तरह का वो फील नहीं हुआ कि, बल्कि एट टाइम्स अब मेरे कोलीग्स कहते हैं कि नहीं सर ये आप डब्बा ना उठाएं। मैंने कहा यार क्यों भाई, मतलब है मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं मतलब आई एम वर्किंग फॉर अ कॉज, सो आई एम वर्किंग फॉर अ कॉज, इसमें क्या ऐसी बात है। तो बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव है पिंक रिबन का उसको अचीव करना, उसके लिए मुझे जब जहाँ जिस वक्त जो करना पड़ा आज तक वो मैंने किया और आज भी करता हूँ, और मुझे कोई उसमें कभी आज तक इशू नहीं कोई महसूस हुआ। वो कहते हैं ना व्हेन यू मतलब आप अगर एक पैशन, मतलब इफ़ यू लव योर वर्क तो फिर तो वो मतलब वो रहता ही नहीं है ना। मतलब मुझे टाइम 8 से 8 बज जाते हैं या छुट्टी वाला दिन छुट्टी का नहीं पता, तो मतलब वो फिर एक जब आप एक कॉज पे काम कर रहे हैं तो फिर उसके लिए फिर उसकी वो एक मोटिवेशन जो है दैट्स अ डिफरेंट मोटिवेशन, वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती है ना। इट्स लाइक बिल्कुल ये जीना है, इसी तरह जीना है। अब एक थोड़ा सा मतलब क्योंकि अगर मैं अब इतने सालों में देखूं तो हाँ, जब कुछ नहीं हो पा रहा था तो एक और फीलिंग थी, क्योंकि अब ये है कि कुछ चीज़ें वर्कआउट भी कर रही हैं। पिछले 3 साल से आप देखें नेशनल लेवल पे काफ़ी बात हो रही है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। सो वो फिर एक अब ये एक पॉजिटिव एनर्जी है कि चलें, मतलब है ये कि और अब मेहनत से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलें यहाँ तक पहुँचे हैं, अब इसको किस तरह और ज़्यादा लोगों तक लेके जा सके, किस तरह जल्दी से जल्दी प्रिवेंशन को अचीव किया जा सके, ट्रीटमेंट के हवाले से चीज़ें की जा सके। But still it's a long way to go. It's a long way to go. आप एक इंटरव्यू में आप कह रहे थे उमर के लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है अगर प्रिवेंट करना है इस चीज़ को। In the urban setting with so many conveniences around us of product, of food, how do you see that life becoming, that span of our activity changing into something that would be beneficial for us as a
as a person who would be free of this disease? देखिए आप मैं अब ये देखता हूँ कि जो मेरी दादी और मेरी नानी जो बातें करती थीं, हमने उनके ऊपर बिल्कुल कोई गौर नहीं किया ना। Right. वो उन्होंने कहा ये खाओ ये खाओ, वो हमने मतलब है वो चीज़ें बड़ी मुश्किल लगी हमें खाने में। फिर आप ये देखें कोविड ने हमें ये बताया कि जो चीज़ें हमने अपने ईटिंग हैबिट में से निकाल दी उनसे कितना नुकसान हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम कितना कॉम्प्रोमाइज़ था। एकदम कोविड ने हमें एक वेकअप कॉल दी कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमें कहाँ लेके आया। तो आई थिंक कि ये जो पिछले बहुत सारे सालों की जो एक सो कॉल्ड तरक्की है वो हमारे लिए ह्यूमंस की हेल्थ के लिए तो शायद वो तरक्की किसी तरह भी नहीं है, बल्कि वो हमें बहुत पीछे ले गई है। अगर हम Regression हो गया हमारा। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेहत देखें, अपने पेरेंट्स की सेहत देखें, फिर अपने आप को देखें और फिर अगली जनरेशन को देखें, तो आप देखें ना कि किस तरह हेल्थ डिटीरियोरेट हुई है। और उसमें बहुत बड़ी वजह क्या है कि हम क्या खा रहे हैं। आप आज टेबल के ऊपर फ्रेश जूसेस रखें और उसके साथ कोई सोडा रख दें तो आप देखेंगे एक बच्चा जो है वो जूस लेगा या सोडा लेगा। अब और इस तरह मतलब तो ये अब बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं वो इस वक्त ये बता रही हैं कि कैंसर ओवरऑल और ब्रेस्ट कैंसर 40% जो रिस्क है वो कम किया जा सकता है जस्ट विद लाइफस्टाइल चेंज। यानी जो हम खा रहे हैं वो उसको हमें बड़ा सीरियसली देखने की ज़रूरत है। और इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। आप हम जो दूध पी रहे हैं वो दूध जो इंजेक्शन लगाया जाता है जानवर को से लेके जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, चिकन की जो फीड है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है ही नहीं। और सो मच सो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, पेस्टिसाइड्स, सो ये सारा कुछ जो है ये लाहौर में मैं रिपोर्ट देख रहा था कि जो वेजिटेबल्स लाहौर में सप्लाई होती हैं वो टेनरीज का जो वेस्ट जो निकलता है उसका पानी से वो अब ये सोचा ना ये सारी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर कर रही हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इतनी तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा, और एक क्विक कंपैरिजन के लिए, जैसे जो इंडिया में जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो 1 in 22 है। अच्छा। पाकिस्तान में ये रिस्क 1 in 9 है। ओके। आखिर क्या वजह है कि ये 75 इयर्स में हम एक ही लोग, एक ही खिता, एक ही जीन, क्या वजह हुई कि ये 75 साल में हम में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया इंडिया की निस्बत। तो वो यही है कि जो कुछ हम खा रहे हैं, फिर फिज़िकल एक्टिविटी है, मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फिर आप ये देखें कि मेंटल हेल्थ और फिर पिछले चंद सालों से तो मुस्तकिल डिटीरियोरेट हो रही है। कोविड की सिचुएशन, फ्लड्स की सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, सो ये मेंटल हेल्थ मुस्तकिल डिटीरियोरेट हो रही है। मेंटल हेल्थ से इम्यून सिस्टम वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आपकी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस और बहुत कुछ शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ जो है ये इंटरलिंक्ड है। और ये हमें बिल्कुल कोविड ने एक दफ़ा फिर बताया है कि हमें जो लाइफस्टाइल है उसको सीरियसली रीथिंक करने की ज़रूरत है और रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है। It's easy to say this, but to practice it बड़ा मुश्किल है। ये हम जितना अर्बनाइज हो गए हैं, जितनी सोसाइटीज़ बन गई हैं, खेत ख़त्म होते जा रहे हैं। अब देखें लाहौर में कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है। बल्कि जब मुझे याद है मैं 2011 में जब शिफ्ट हुई थी लाहौर से कराची, तो उस वक्त तो खैर एक्साइटमेंट थी कि एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, स्क्रैच से कर रहे हैं। पर थोड़ी देर के लिए जब सुकून से बैठती थी और अब नज़र दौड़ाती थी तो तरस जाती थी कि कहीं हरियाली नहीं नज़र आ रही, छाया नहीं है आपके पास। तो आपको रियलाइज़ होता है कि कितना हर चीज़ सीमेंटेड देख देख के आपका ब्लैंक हो जाता है, आपका माइंड जो होता है वो सुकून नहीं लेता।
तो फिर आप कहाँ जाओ? गाँव में तो नहीं जा सकते ना, काम ही नहीं, करना बट है। स्टिल देखें, न्यूयॉर्क से ज़्यादा सीमेंटेड तो नहीं हो सकता ना, न्यूयॉर्क से या ज़्यादा तो हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं हो सकती। बट आप न्यूयॉर्क में सुबह देखें या दोपहर को देखें तो आपको रोड साइड पे कितने लोग जॉगिंग करते नज़र आते हैं। मैं इतने वहाँ लोगों को जानता हूँ, वो ऑफिस से जो 1 घंटे की लंच ब्रेक है उसमें कपड़े बदलते हैं और जिम में चले जाते हैं, या सड़क पे रनिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर आप उनकी अगर लंच देखें तो वो इट्स मोस्टली ग्रीन। तो मतलब तो ये इट्स नॉट जस्ट के मतलब उनसे ज़्यादा फास्ट लाइफ तो शायद अभी कराची की उतनी तो नहीं होगी। तो ये देखें, ये एक माइंडसेट है। अब इस सब के अंदर रहते हुए ही हमें अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी बनाना है। बिल्कुल हम अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि दोबारा से अब कहीं फार फ्लंग एरियाज में मूव कर जाएं और वहाँ जाके अपना फार्म बना लें और अपना सब कुछ करने लग जाएं। लेकिन इस सब के अंदर रहते हुए हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, और इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ें मिल रही हैं उनमें भी कुछ बेहतरी स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर भी एक्शंस के साथ होने की ज़रूरत है। सो ये बहरहाल, लेकिन हमें इसको अपनी हेल्थ को खुद प्रायोरिटी बनाना है। इससे हम सिर्फ ये कह के शायद एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि जी लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपनी हेल्थ जो है वो फिर आपको खुद उस पर एफर्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरह अगर हम ये देखें ना कि हम जो बाकी चीज़ों के लिए जितनी एफर्ट करते हैं हम हेल्थ के लिए उतनी एफर्ट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा एज अ नेशन भी मैंने देखा है कि हम थोड़ा सा हेल्थ की तरफ केयरलेस हैं। हम डेंटिस्ट के पास भी उस वक्त जाते हैं जब बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। तो ये एक आई थिंक हम पालते थोड़ी हैं बीमारी। एग्जैक्टली अच्छा चलो कोई नहीं, देखते हैं। सो वो ये एक आई थिंक एक ऐसे ज़हनी उसमें डिनाइल के मोड में शायद हम हैं कि हेल्थ को हम थोड़ा सा उतना प्रायोरिटी नहीं देता। बल्कि कुछ तो लोगों के लिए ये होता है कि शर्मिंदगी का बायस बन जाता है कि हम फिर बीमार पड़ गए, या ये बीमारी इसको हमने किसी को इसके बारे में बताना नहीं है, चुप रहो, खामोश हो, छुपा दो। तो वो ऑब्वियसली फिर नासूर बन जाती है आगे चल के। आपने इतनी सारी अवेयरनेस कर दी, लेकिन आई स्टिल सी दैट योर ट्रस्ट डज अ लॉट ऑफ फंड रेजिंग. Do you think that it's very important to do such kind of events? क्योंकि जितना आप लोग establish हुए हो इस वक्त, जिस तरह से ट्रस्ट establish हुआ है, लोगों को तो खुद एहतियात लेके आपके पास आना चाहिए, फिर भी फंड रेजिंग होती है, क्या वजह है? देखिए ये बहरहाल एक तो पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, साइमल्टेनियसली हैं। मतलब एज ऑफ राइट नाउ मतलब फ्लड जो है वो इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा डिज़ास्टर है। जितना सब उस पर काम कर सके आई थिंक उतना ही कम है। इससे पहले कोविड की सिचुएशन थी, तो सम हमारे यहाँ अगर हम ये देखें तो हम हर कुछ अरसे बाद किसी न किसी एक क्राइसिस सिचुएशन में है, और वो क्राइसिस जो भी होता है वो पहले से बड़ा क्राइसिस होता है। तो इसलिए वो बहरहाल क्योंकि ये एक इशू है जिसको हमें फिर मुस्तकिल अलाइव रखना पड़ रहा है, क्योंकि और प्रायोरिटीज साथ होती रहे। फिर ये कि अगर आप ये देखेंगे पिछले 2-3 साल में कोविड और फ्लड और फिर इकोनॉमिक क्राइसिस और ये सारी चीज़ें, तो ये मतलब है इसलिए इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। और क्योंकि हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, अच्छा वो हॉस्पिटल का भी ये है क्योंकि आप ये देखें कि डॉलर जो है उसकी एस्केलेशन जो है वो इतनी अनबिलीवेबल है कि शायद मतलब है शायद मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में इस तरह का एस्केलेशन नहीं देखी। उसकी वजह से वो हॉस्पिटल की पूरी जो कॉस्टिंग है वो उसी तरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। मोस्टली इक्विपमेंट इम्पोर्टेड है, वो इम्पोर्ट ही करना है, डॉलर्स में ही उसको पे करना है।
तो वो इनफैक्ट वो इकोनॉमिक क्राइसिस से फंड रेजिंग पे इफ़ेक्ट और डॉलर की प्राइस बढ़ना, तो ये थोड़ा सा और चैलेंज बन गया. It's very unfortunate that we have so many engineers that we're producing every year, and there's so many engineering colleges also over here, and yet none of them are creating an entrepreneurial environment to give to the medical scenarios. और कितना अच्छा हो जाए कि इन चीज़ों को इम्पोर्ट ना कराना पड़े और हम यहीं पे बनाएं इनको. ये तो आइडियल सिचुएशन है. कितनी ना. लेकिन मैं ये सोच रही थी कि आप जिस तरीके से बैठ के जब आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में जाके इसकी अवेयरनेस कर रहे हैं, ऐसा भी प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें इन लोगों को रिवॉर्ड दे दें कि भी आपके नाम से जो है, अगर आप इक्विपमेंट बना के हमें देते हैं, इफ इट्स वर्केबल, तो आपके नाम से उसको इस्तेमाल किया जाए. क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई ईजाद होती है चीज़ या कोई किसी चीज़ के किसी कॉज के लिए कुछ बनाया जाता है, तो वो इस तरह से एक इंसेंटिव हो जाता है कि अच्छा ठीक है, मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं दे सकते तो एटलीस्ट विल गिव अ क्रेडिट रिवॉर्ड, लेकिन मतलब उनका नाम जिंदा रहेगा. पर अभी तक हमारे मुल्क में जिस तरह आपने सोचा कि मैं शुरू करता हूँ इस चीज़ को, वो आपकी कॉलीग से आपकी एक वो था, इंटरेस्ट था, एंड देन यू वांटेड टू वॉलंटियर विद हर. एक मोहब्बत होती है ना किसी के साथ कि आपका दिल होता है कि मैं मदद करता रहूँ, और वो बढ़ता रहा. तो मैं ये देख रही हूँ कि हमारी एजुकेशन में ये चीज़ अभी क्रिएट नहीं हो रही है. आई थिंक हमें अपने एजुकेशन जो है उसको भी बिल्कुल देखने की ज़रूरत है कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं. हम क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्यों नहीं इन्वेंटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन हैविंग सेड दिस, पिछले कुछ अरसे में आप ये देखें कि स्टार्टअप्स का काफ़ी एक बहुत सारी इनोवेटिव स्टार्टअप्स आए, इंक्यूबेटर्स का एक मॉडल शुरू हुआ. तो होपफुली इंशाल्लाह, बट स्टिल आई थिंक कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बहरहाल हमें देखने की ज़रूरत है कि हम क्यों नहीं ऐसे माइंड्स प्रोड्यूस कर पा रहे जो एंटरप्रेन्योर्स बने, जो इन्वेंटर्स बने. मैं इधर आपकी ही बात दोहराऊंगी जो आपने कहा कि जब आप लोगों ने जब आपने शुरू किया ट्रस्ट, तो एक छोटा सा मॉडल था, एक स्मॉल सेटअप था, इट वाज नॉट टू कॉस्टली. तो हमारा जो यंग जब माइंड होता है, जो हमारा यूथ होती है, वो आती है और जब वो काम करना चाहती है तो वो बहुत बड़ा कोई धमाका करना चाहती है. तो कहती हैं कि इतना, वो उनका जहन ये होता है कि इतना पैसा डालेंगे तो ही कुछ हम बड़ा कर सकेंगे. लेकिन एक छोटी चीज़ को बड़ा ब्लूम करने में, उसको जो फ्लावर होता है अपनी एडल्ट स्टेज पे पहुंचता है, वो भी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है. एंड सो प्लीज़ follow what Umar Aftab has said, and how he's led his trust to what a lovely and wonderful place it is at the moment. Umar, anything that you'd like to say to our audience which you think is missing right now and the society needs to think about? आई थिंक एक तो ये कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसको हमें एक डिज़ीज़ के तौर पे देखने की ज़रूरत है. क्यों ये जो विमेन सेक्सुअलिटी की वजह से इसके अराउंड जो एक टैबू एसोसिएटेड है, ये जैसे इंसान के जिस्म में कोई भी कैंसर होता है उसी तरह ये एक कैंसर है. हमें इसको विमेन सेक्सुअलिटी से निकाल के एक डिज़ीज़ के तौर पे देखने की ज़रूरत है, ताकि जो बहुत सारी कीमती जानें जो ज़ाया हो रही हैं उनको हम बचा सकें. और आज सुबह मैं एक टॉक शो पे था और वहाँ पे एक सर्वाइवर थी. दो बातों पे मुझे बड़ी एक इनकरेजमेंट ये मिली कि उन्होंने कहा जी मैंने इस तरह टीवी पे प्रोग्राम देखा और मुझे लगा कि मैं डॉक्टर से अपना चेकअप कराऊं. तो टीवी पे प्रोग्राम देखने से मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया और मुझे लंप डायग्नोज हो गया. अच्छा, लेकिन उसके साथ ही जो उन्होंने दूसरी बात बताई कि उसी वक़्त में जब उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उनकी एक और फ्रेंड को भी डायग्नोज हुआ. इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया और
आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं और वो बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार रही हैं। और जो उनकी फ्रेंड थी, डिस्पाइट ऑफ लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, उसने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया और वो शायद 6 माह के अंदर अंदर वो शी लॉस्ट हर लाइफ। तो अब ये देखें कि ये मतलब एक कंपैरिजन है कि एक वक्त में 2 फ्रेंड्स को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और एक ने टाइमली एक्शन लिया, ट्रीटमेंट कराया, दूसरे ने उसको छुपाना जो है उसको ज़्यादा बेहतर समझा और एक जान, कीमती जान जो है वो ज़ाया हो गई। तो हाँ, I have examples in my family and friends circle also जो survivors हैं। पर ये डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज पे डायग्नोज हो रहे हैं। कभी कभी जब आपकी स्टेज इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है तो लॉट्स ऑफ वुमेन कभी मतलब मैं सोचती हूँ कभी अगर बिकॉज हम भी वही खाना खा रहे हैं, उसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अगर मुझे कभी इस तरह का डायग्नोज हो जाए चीज़ और इट्स दे से you'll have to let go of one of your breasts या both of them, what would I think? And lots of women don't want to do that, don't want to let go of their body part। ये आज़ा उनके लिए बहुत ज़रूरी है और उससे वो पीछे हट जाते, तो ये भी एक फियर नहीं, लेकिन देखें अगेन बिल्कुल, सो व्हाई टू गो फॉर अर्ली डिटेक्शन? अर्ली डिटेक्शन अगर हो तो अब सर्जरी इतनी एडवांस्ड है कि आपका शायद उतना जो स्मॉल पोर्शन है उसको रिमूव करके और रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, बजाय ये कि आपका पूरा बॉडी पार्ट जो है उसको रिमूव करना पड़े। सो यही कीमो इज नॉट इन्वॉल्व्ड एट दिस स्टेज देन। नो, जो आप बता बिल्कुल अर्ली डिटेक्शन में तो कीमो की नो जरूरत, रेडिएशन, नो कीमो। एग्जैक्टली। सो यही देखें, यही तो मैसेज है इस सारे कैंपेन का कि जब बिल्कुल शुरू में, अच्छा ज़्यादातर जो हम देखते हैं जब पेशेंट से बात होती है, कॉल्स पे जो हेल्पलाइन पे बात होती है, वो यही होता है कि अच्छा जी मुझे 6 महीने पहले एक हल्का सा लंप महसूस हुआ, लेकिन क्योंकि दर्द नहीं हो रही थी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। अच्छा, वो फिर ये भी उन्हें पता लग रहा होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो लंप है उसका साइज़ बड़ा हो रहा है। तो जब उनको पहली दफ़ा पता लगा, अच्छा पहले तो ये कि अचानक पहली दफ़ा पता लगा से बेहतर है कि अगर वो हर महीने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही हो तो उनको अचानक पता लगने की बजाय ख़ुद पता लग जाए। अगर अचानक भी पता लगा तो जिस वक्त अचानक पता लगा, अगर उसी वक्त वो उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे डॉक्टर को दिखाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, मैमोग्राम कराएं, जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर है, तो शायद फिर वो मतलब पूरा बॉडी पार्ट रिमूव करने की नौबत जो है वो ना आए। तो ये और भी ज़रूरी है कि अर्ली डिटेक्शन जो है उसको फोकस किया जाए। सो अगेन मैं आपकी बात रिपीट करूंगी कि जिन लोगों की रसाई नहीं है वेबसाइट्स तक और इस तरह की इंफॉर्मेशन की जो जगह हैं उन तक, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पिंक रिबन ने एक ब्रा इंट्रोड्यूस कराई है जिसके अंदर आप खुद सेल्फ एग्जामिनेशन का एक पूरा गाइडेंस है। सो प्लीज़ उसे लीजिए और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको इस वक्त ज़रूरत है, और ताकि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप हॉस्पिटल जाएं या मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं या बहुत सारा पैसा खर्च करें। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव टू बी अर्ली टू डिटेक्ट इट योरसेल्फ एंड catch it at an early stage. So, and Umar, so what else do you think is, for example, जिस तरह अभी आपने बात की, एक और भी जो हमारे यहाँ टैबू है, हम अपने आप को हाथ नहीं लगाते, ये भी तो एक इश्यू है ना। तो उस तक भी लोगों को लाने में क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, कैसी सोच डेवलप की जा सकती है? देखिए, ये तो एक तरफ हमें ये देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी बचानी है, और देखें ये तो बिल्कुल एक पर्सनल वो है ना, आपने अपना मुआयना खुद करना है, एक कमरे में, बंद कमरे में करना है, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है। सो आई थिंक ये तो अब ऐसी चीज़ है जिसको इससे ज़्यादा तो शायद अब डिस्क्रीट नहीं रखा जा सकता ना, कि आप अच्छा नहाते हुए पॉसिबल है, शीशे के सामने खड़े हुए पॉसिबल है, और उसमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट यू विद योरसेल्फ।
एंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी। अच्छा, फिर ये इसमें होता ही है कि जब आप सेल्फ एग्जामिनेशन करना आदत बना लेते हैं महीने में एक दफ़ा, तो कोई थोड़ी सी भी जो चेंज है वो फ़ौरन आपको पता लगती है कि देयर इज़ सम चेंज। और यही बस पूरा कॉन्सेप्ट है कि जो वो जो चेंज है, अगर आप उसी वक्त उसको, ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, लेकिन अगर आप उसी वक्त अपने जनरल फिजिशियन से, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, किसी भी डॉक्टर से उसको अगर एक दफ़ा चेक करवा लें, तो अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ होगी तो वो फिर अगला प्रोसीजर जो है वो अर्ली किया जा सकेगा। थैंक यू सो मच उमर, आप आए और आपने ना सिर्फ हमें इस बीमारी के बारे में आगाही दी, बल्कि अपने ट्रस्ट को आपने किस तरह से इस्टेब्लिश किया उसकी भी आगाही दी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी पता चले कि बढ़ते हुए इकोनॉमिक क्राइसिस में या मुख्तलिफ अदवार से जिस तरह अभी हमारा मुल्क भी गुजरा, पूरी दुनिया गुजरी, उसमें सस्टेन कैसे करें और मुस्तकिल मिजाजी को किस तरीके से कायम रखें हम। आपने वक्त निकाला, आप आए और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे साथ राब्ता रखा और आपने अपना इंटरव्यू मुझे दिया। थैंक यू फॉर योर, होपफुली वी विल कंटिन्यू सीइंग योर हॉस्पिटल बीइंग मेड। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू वेरी मच। और मैंने आपकी चाय ठंडी करवा दी आपको। चलो, अब आप मुझे गर्म करवा के, अब मैं आपको गर्म करवा के देती हूँ, अच्छी सी चाय पिलाती हूँ तब तक। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट episode of our podcast. It will be again for the month of October. We will be celebrating and observing the breast cancer awareness month. So stay tuned.